हेलो बच्चों, वेलकम टू M2L। हम फिर से वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का जो आपका साइंस का 16 चैप्टर है प्रकाश, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। प्रकाश आप जानते हो, किसी भी प्रकार की रोशनी को हम प्रकाश कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि हमारे पास अपनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, हमारे पास आँखें हैं, हम कहते हैं कि हम आँखों के थ्रू देख सकते हैं। लेकिन क्या कभी अब रात में चंद्रमा और तारों को भी देख सकते हो? लेकिन आप अगर एक कमरे में गुप्त अंधेरा हो जाए तो आप कुछ भी देख सकते हो? नहीं। तो केवल नेत्र होना या फिर केवल आंखें होना इस बात का कोई सबूत नहीं देती हैं कि आप चीज़ों को देख ही पाएंगे, है ना। उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें सामने रखी किसी चीज़ को देखना है तो उस पर जब तक प्रकाश होगा तभी हम देख पाएंगे। अंधेरे कमरे में जब आप लाइट जलाते हो तभी आपको सब कुछ दिखाई देता है ना, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, नहीं तो आपको अंधेरे कमरे में आप गिर जाओगे, है ना। तो इसीलिए प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ ये पूछता है कि वस्तुओं को दृश्य यानी कि देखने लायक कौन बनाता है? यानी कि यहाँ पर देखो, वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करे, मतलब कि किसी भी चीज पर जब कोई प्रकाश पड़ता है और वो प्रकाश जब हमारे नेत्रों तक पहुंचता है तब हम उस चीज को देख पाते हैं। नहीं तो कोई चीज हमारे सामने रखी हो और गुप्त अंधेरा हो रहा हो तो हम उस चीज को नहीं देख पाएंगे। अब वो चीज हालांकि वहां है लेकिन हम उसको नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस पर किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं है। तो इसको समझने के लिए हम पढ़ते हैं, सबसे पहले आपके आ जाते हैं परावर्तन के नियम। यानी कि कोई भी चीज किस तरह से हमारी आंखों तक पहुंचती है। किसी भी चीज पर रोशनी पड़ती है तो सिर्फ रोशनी पड़ने से वो हमारी आंखों तक कैसे पहुंचती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर उन्होंने आपको देखो एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि यहाँ से देखो रोशनी आ रही है, यहाँ से बाहर से रोशनी आ रही है माना हमने, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने एक कांच का लगा दिया, ठीक है, कांच की शीट लगा दी और ये कंघा लिया और इसकी एक दांते के निशान को छोड़कर बाकी सब काले कागज से ढक दिया, ठीक है। अब बाहर की रोशनी को जब उन्होंने रखा, हालांकि देखो रोशनी इतने एरिया में आ रही है, लेकिन जब इन्होंने कंघे से सिर्फ उसी एक दांते से अगर जब रोशनी को गुजारने की कोशिश की तो रोशनी सिर्फ इतनी सी निकल कर आई। यानी कि इतनी सारी रोशनी किसमें सिमट गई? सिर्फ एक धार में, है ना, सिर्फ एक लाइन में सिमट गई। क्यों? क्योंकि सिर्फ वही हिस्सा खाली है जहां से प्रकाश जो है वो पार पार जा सकता था, ठीक है। जब रोशनी यहाँ तक आई, लेकिन जब वो यहाँ पर टकराई कांच की शीट से तो टकरा कर इस तरफ चली गई। तो क्या हुआ कि ये यहाँ पर आई, इस तरह आई और यहाँ से टकराई और यहाँ पर दूसरी दिशा उसने बदल ली। तो दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। यही हमने समझा। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं और पृष्ठ से परावर्तन के बाद वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि जो किरण यहाँ पर पड़ी, ये वाली किरण, ये कौन सी है? आपतित किरण। ये जो इस तरफ गई ये वाली है आपकी आपतित किरण। लेकिन जब उसने दिशा बदल ली, या तो वो इसी दिशा में वापस चली जाए और या फिर यहाँ की दिशा में आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। जब एक पृष्ठ से टकराने के बाद जब उसका परावर्तन हो जाता है तो परावर्तन के बाद जब वापस आती है वो प्रकाश किरण या फिर उसकी दिशा चेंज हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और बताया है कि कागज पर समतल दर्पण की स्थिति और आपतित और परावर्तित किरण को दर्शाने वाली रेखाएं खींची, ठीक है। दर्पण और कंघे को फिर हटा दिया। अब वो कह रहा है कि दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर आपतित और आपतित किरण दर्पण से टकराती है उस पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए। ये रेखा परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर अभिलंब बनाती है। इसके कहने का मतलब सीधी भाषा में क्या है कि यहाँ पर कंघा है ये, ठीक है। उसने कहा कि किरण ऐसे आती है और ऐसे चली जाती है, ठीक है। आपतित किरण आई और परावर्तित होकर चली गई। जब वो परावर्तित होकर चली गई तो ये जो कोण बनता है ना बच्चों, ये वाला, ये आपका कौन सा कोण होता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 डिग्री के कोण से ये वाली रेखा जो जाएगी सीधी, ये क्या बनाएगी? ये बनाएगी अभिलंब, ठीक है। इसे कहेंगे आप अभिलंब बनाती है ये भी एक परावर्तन का नियम है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब मतलब ये वाला जो कोण हो गया, ये तो आपतित किरण थी ना जो आई थी इस तरफ और ये इस तरफ गई थी, तो ये इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो कौन सा कोण होता है? आपतन कोण। और इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो कौन सा होगा? परावर्तन कोण। ये देखो, ये अभिलंब बना
ये हमने यहाँ बनाया, ये अभिलंब बना, ठीक है। ये अब ये आपतन था, ये यहाँ से किरण आई और यहाँ चली गई, तो आपतन को आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो कौन सा है, आपतन कोण, ठीक है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे कहेंगे परावर्तन कोण, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसका नियम क्या होता है, इसका सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि जो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब यहाँ इसने बताया कि आपतन कोण मतलब इसको हम आई कह सकते हैं और परावर्तन कोण को आर कह सकते हैं, ठीक है। आने वाली किरण हो गई और जाने वाली किरण हो गई, ठीक। इन दोनों के बीच में जो बनेगा वो आपतन कोण और इन दोनों के बीच में जो बनेगा वो परावर्तन कोण होगा, ठीक है। और इनका नियम क्या है, इनका नियम है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपने कितने नियम पढ़ लिए, एक तो आपने ये नियम पढ़ लिया कि आपतित किरण और परावर्तित किरण किसे कहते हैं परावर्तन के नियम में, एक आपने ये पढ़ लिया। दूसरा आपने ये पढ़ लिया कि जिस पथ पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है उस पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा जब खींची जाती है तो ये रेखा परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर एक अभिलंब बनाती है, ठीक है। एक ये नियम हो गया। और तीसरा नियम क्या हो गया आपका, यहाँ पर हमने समझा कि परावर्तन कोण और आपतन कोण क्या होते हैं, तो यहाँ पर नियम हमारा निकल के आया कि आपतन कोण हमेशा सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ इसने क्या किया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ये इसका नया चौथा इसका नियम है, परावर्तन के नियम का चौथा नियम है। अब वो यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है उसने क्या किया है। देखो इस बार उसने सख्त कागज की शीट और चार्ट पेपर का उपयोग किया है, ठीक है। थोड़ी बाहर निकली हुई होनी चाहिए। इस तरह से ये बता रहा है कि यहाँ पर देखो टॉर्च थी, यहाँ पर उसने शीट बीच में डाली, ये आपतित किरण यहाँ से आई और परावर्तित होकर यहाँ चली गई। तो उसने कहा कि एक तल आपतित किरण, आपतन कोण और अभिलंब पर परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं, यानी कि तल इनका एक ही रहेगा। इसी तल पर बन रहे हैं ना तीनों चीजें, इसी तल पर आपतित किरण भी आ रही है, इसी पर परावर्तित किरण भी आ रही है और इसी पर आपतन कोण भी बन रहा है ना, एक ही तल पर है ना। तो क्या नियम बनता है इसका कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर बना अभिलंब और परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल पर होते हैं, इसी तल पर रहेंगे ना, इसी पर बने हैं ना तीनों के तीनों, तो ये इसी तल पर रहेंगे। ये आपका चौथा नियम हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि अब भुजो को याद आया कि उसने कक्षा 7 में समतल दर्पण में पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के कुछ लक्षणों का अध्ययन किया था। उस लक्षणों को स्मरण करने के लिए जब उसने पूछा कि क्या प्रतिबिंब सीधा था या उल्टा था, क्या उसका साइज वस्तु की साइज के बराबर था, क्या प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर दिखाई दिया जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी थी, या फिर क्या प्रतिबिंब के पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता था प्रतिबिंब को। इसको क्रियाकलाप के समतल दर्पण के प्रभाव से उसने समझ लिया। किस तरह का क्रियाकलाप किया, समतल दर्पण PQ के सामने एक प्रकाश स्रोत O रखा। समतल दर्पण है ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर एक प्रकाश इन्होंने क्या रखा, O रखा, ये देखिए ये, ठीक है। अब उसने बोला कि एक प्रकाश स्रोत मतलब यहां से रोशनी आएगी, दर्पण पर 2 किरण OA और OC आपतित हो गई। ये आ गई, एक OA आ गई, इसे हम थोड़ा और जूम कर लेते हैं। ये देखो ये OA आ गई और ये OC आ गई, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा कि क्या आप परावर्तित किरणों की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। समतल दर्पण PQ के पृष्ठ के बिंदुओं A और C पर अभिलंब खींचिए, फिर बिंदु A और C पर परावर्तित किरणें खींचिए। अब उसने कहा कि ये देखो, उसने कहा कि ये एक प्रकाश का स्रोत था, यहाँ से रोशनी आई तो यहाँ से रोशनी A पर भी पड़ी और C पर भी पड़ी, तो वो परावर्तित कैसे होगी, बिल्कुल उसी दिशा में परावर्तित होगी। तो A जो है OA जो है परावर्तित हुई AB में और OC परावर्तित हुई CD में, ठीक है। ये इसने बता दिया कि इस तरह से परावर्तित हो गई, हमने एक परावर्तित किरण बना ली। अब वो कह रहा है कि परावर्तित किरणों को AB और CD के रूप में निरूपित कर दिया हमने। वो कह रहा है इन्हें आगे बढ़ाइए, अब ये क्या मिलती हैं और अब इन्हें पीछे की ओर बढ़ाइए, क्या मिलती हैं। यदि ये मिलती हैं तो इसे बिंदु I पर अंकित कीजिए। क्या परावर्तित किरणें E की स्थिति पर स्थित किसी दर्शक के नेत्र के बिंदु I से आती प्रतीत होंगी। अब उसने कहा कि मान लो कि यहाँ से आपतित किरण आ रही थी और हमने उसको परावर्तित किरण की दिशा में बदल दिया। अब जब वो परावर्तित किरणें भी हो गई, उसने कहा कि जो परावर्तित किरणें बनी हैं उनको आगे जाके मिला दो। क्या वो मिलती हैं? हाँ जी बिल्कुल मिलती हैं, ये I पर मिल गई।
अब उसने कहा कि जब वो आई पर मिल गई तो अगर आई के दृष्टिकोण से देखें तो वो क्या मानव नेत्र पर इस तरफ यहाँ पर उसने बोला कि यहाँ से हमें कोई प्रतिबिंब दिखाई देगा। उसने बोला कि यहाँ पर कोई दर्शक है, उसके नेत्र को बिंदु आई से दिखा, जो बिंदु आई से जो प्रतिबिंब बन रहा है ये वाला, जो मतलब एक्चुअल प्रतिबिंब नहीं है लेकिन बन रहा है, हमने आभासी बना दिया, क्या वो उसको दिखेगा? उसने कहा क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में आई पर नहीं मिलती बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि बिंदु ओ का आभासी प्रतिबिंब आई पर बनता है। यदि आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसने बोला कि प्रतिबिंब वो क्या है कि आई पर हमें ऐसी मिलती प्रतीत हो रही है लेकिन सचमुच में तो नहीं मिल रही है ना, तो हमें ऐसा लगेगा कि इसमें प्रतिबिंब है लेकिन एक्चुअल में इसमें प्रतिबिंब नहीं होगा। आई पर बनेगा लेकिन हमें दिखेगा नहीं। ठीक है, चलिए आप स्मरण कर सकते हैं कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है। इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ये आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन है। ये परावर्तन का नियम नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पार्श्व परिवर्तन की परिभाषा है। पार्श्व परिवर्तन क्या होगा? कभी आप शीशे के सामने खड़े हो और शीशे के सामने खड़े होकर अगर आप देखते हो तो आपको हमेशा दिखता होगा कि आपका दायां भाग, कभी आपने सेल्फी ली हो फोन में, सेल्फी लेंगे तो आप देखना कभी भी जो आपका दायां हिस्सा होगा वो बाईं तरफ दिखाई देगा और बायां हिस्सा जो होगा वो दाईं तरफ दिखाई देगा। इसे क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन। चलो नेक्स्ट पॉइंट है आपका नियमित और विसरित परावर्तन। नियमित और विसरित परावर्तन क्या होता है? अब उसने कहा है कि एक और कल्पना करने के लिए कहा है, क्या कि कल्पना करो कि इस किसी अनियमित पृष्ठ पर, मान लो ये कह रहा है कि कोई अनियमित पृष्ठ है, मतलब कि सीधा नहीं है, ये टेढ़ा मेढ़ा है, तो उस पर आपतित किरणें पड़ी। ठीक है, याद रखो कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर परावर्तन के नियम मान्य होते हैं, यानी कि पृष्ठ कैसा भी हो, मतलब जमीन कैसी भी हो, जो तल है वो कैसा भी हो, उस पर सब पर आपतन और परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो उसने बोला कि विभिन्न बिंदुओं पर परावर्तित किरणों की रचना करने के लिए नियमों का उपयोग कीजिए। क्या यह परावर्तन किरणें एक दूसरे के समांतर आएंगी या नहीं? अब उसने कहा कि ये ऐसा उबड़ खाबड़ सा कुछ है, तल है एक, इस पे अगर आपतित किरणें सेम तरीके से बिल्कुल एक जैसी पड़ी तो क्या उनका परावर्तन जो है वो बिल्कुल सेम दिशा में होगा? यहाँ बच्चों आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तल पर डिपेंड करता है, ये तल पर निर्भर होता है। जिस तरह के तल पर आपतित किरण पड़ेगी उसी तल के अनुसार ही परावर्तित किरण दूसरी दिशा में जाएगी। अब जैसे आप इस वाली में देख सकते हो कि ये वाली जो आपतित किरण थी इसकी दिशा कहाँ गई? यहाँ चली गई, और ये वाली जो थी इसकी यहाँ चली गई, इसकी जो थी इसकी यहाँ चली गई। तो सबकी जो है वो परावर्तित किरण अलग अलग दिशा में चली गई, जबकि उसकी आपतित किरण की दिशा बिल्कुल सेम थी, एक ही थी, लेकिन परावर्तित किरण की दिशा जो है वो अलग अलग हो गई। जब भी समांतर किरणें खुरदरी या अनियमित पृष्ठ से परिवर्तित होकर समांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। ये आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन हो गई। ठीक है, विसरित परावर्तन कौन सा होगा? ये वाला। जब भी किसी अनियमित पृष्ठ पर कोई आपतित किरण पड़ेगी और उस पर जो परावर्तित किरणें होंगी वो समांतर नहीं होंगी तो ऐसे परावर्तन को क्या कहेंगे हम? विसरित परावर्तन। और उसके विपरीत उल्टा हो जाएगा कि जब बिल्कुल समतल, बिल्कुल स्ट्रेट तल है और उस पर जब आपतित किरणें पड़ेंगी, एक सी दिशा में पड़ेंगी, तो एक सी दिशा में ही वो परावर्तित होंगी। देख रहे हो आप, सेम दिशा है ना, तो एक ही दिशा में वो परावर्तित हो जाएंगी। तो इसे क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। ये आपकी दो डेफिनेशन हो गई हैं। जब भी आपसे पूछा जाए विसरित परावर्तन और नियमित परावर्तन में क्या फर्क है, तो आपको याद रखना है विसरित परावर्तन वो होता है जब किसी उबड़ खाबड़ जमीन पर या फिर किसी अनियमित तल पर कोई किरण समान दिशा में आपतित होती है तो वो समान दिशा में परावर्तित नहीं होगी, वो जिस भी तरह से परावर्तित होगी उसको क्या कहेंगे? विसरित परावर्तन। और जब भी कोई तल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सीधा है, उस पर अगर समान दिशा में किरणें आपतित होंगी तो समान दिशा में ही परावर्तित होंगी, इसको नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है आपका परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। मतलब वो कह रहा है कि एक बार अगर किसी तल से टकराकर या दर्पण से टकराकर किरण परावर्तित हो गई तो उसको दोबारा भी परावर्तित किया जा सकता है। ये कैसे कह रहा है वो? देखो, उसने कहा कि स्मरण करो कि पिछली बार आप किसी केश प्रसारक के यहाँ गए थे, यानी कि किसी सैलून में गए थे बाल बनवाने, बाल कटवाने। उसने आपको एक दर्पण के सामने बिठाया, बाल कटने के बाद उसने आपको पीछे की ओर दर्पण रखा था। इस दूसरे दर्पण की सहायता से आपने सामने वाले दर्पण में देख लिया कि आपके बाल कैसे कटे हैं। ये तो आप सब बच्चों को पता ही होगा, देख सकते हो आप, है ना। अपने सिर के पीछे अगर आप कोई शीशा रखो और आपके सामने कोई शीशा हो तो आप सामने वाले शीशे में अपने सिर के पीछे का हिस्सा देख सकते हो,
है ना। तो वो कह रहा है कि क्या आप बता सकते हो अपने सिर के पीछे के बालों को आपने कैसे देख लिया। वो कह रहा है कि पहेली को याद आया कि कक्षा 6 में विस्तारित क्रियाकलाप के रूप में उसने परिदर्शी बनाया था। परिदर्शी में क्या होता है, 2 समतल दर्पण प्रयोग किए जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं 2 दर्पणों से परावर्तन द्वारा उन वस्तुओं को देखने योग्य कैसे बना पाते हैं। अब वो बता रहा है यहाँ पर बहु प्रतिबिंब के बारे में। बहु प्रतिबिंब क्या होता है, एक के बाद एक के अंदर एक प्रतिबिंब बनता जाता है। वो कह रहा है कि जब समतल दर्पण किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है, यदि अब एक दर्पण पर तो एक ही प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अगर कई सारे ऐसे समतल दर्पण जोड़ दिए जाएं तो क्या होगा। देखो यहाँ पर उसने क्या किया, 2 समतल दर्पण लिए, उन्हें एक दूसरे के समकोण बनाते हुए इस तरह रख दिया कि इनके किनारे आपस में मिल जाएं। ये किनारा मिल गए दोनों, ठीक है। अब इन्हें जोड़ने के बाद किसी टेप का उपयोग करके जोड़ दिया। दर्पणों के बीच में एक सिक्का रख दिया, ये रख दिया सिक्का। अब इस सिक्के का प्रतिबिंब इसमें भी आया, इसमें भी आया, अब इसमें भी आया, अब दोनों में से जुड़ गया। अब जो इसमें प्रतिबिंब आया था उसका प्रतिबिंब यहाँ आ गया, जो इसमें प्रतिबिंब था उसका प्रतिबिंब यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितने प्रतिबिंब देखे आपने। अब उसने कहा कि टेप का प्रयोग करके दर्पण को विभिन्न कोणों, मतलब कि अब टेप के प्रयोग से उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज करते जाओ। थोड़ा इसको इधर की तरफ कर दो या इसको इधर की तरफ कर दो, करते जाओगे तो जितने ज्यादा आप करते जाओगे तो उतने प्रतिबिंब बनते जाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ से हमने समझ लिया ये। अब वो कह रहा है कि क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि केश प्रसारक की दुकान पर आपने अपने सिर के पीछे का भाग कैसे देखा। एक दूसरे को किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंब के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी यानी कलाइडोस्कोप में भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर वो कलाइडोस्कोप बनाना सिखा रहा है, जिसमें क्या होता है कि उसमें शीशे लगे होते हैं। कलाइडोस्कोप में आपको साधारण भाषा में समझाती हूँ। बहुमूर्तिदर्शी या कलाइडोस्कोप वो होता है जो इस तरह की संरचना होती है, त्रिकोण बना सकते हो आप, गोला बना सकते हो, कैसा ही बना सकते हो। तो इसके जो अंदर का पार्ट होता है ये वाला, इसमें सिर्फ शीशे ही शीशे लगे होते हैं। अब जितने ज्यादा शीशे होते हैं उतने ज्यादा प्रतिबिंब होंगे। तो क्या करते हैं कि इसमें चारों तरफ शीशे लगाकर इसमें आप पहले तो मोटे चार्ट बाहर गत्ता होता है मोटा, जहां से कि प्रकाश बाहर ना जा सके, सिर्फ एक छोटा सा जो है छेद होना चाहिए जहां से प्रकाश जो है वो अंदर आएगा, बस। उसके अलावा कहीं से प्रकाश नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो है वो शीशे की परत बना देते हैं, शीशा लगा होता है। तो उसके बाद इसके अंदर आप चूड़ियां, मोती कुछ भी डाल सकते हो। तो जब आप इसको घुमाते हो तो आकर्षक प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये बहुमूर्तिदर्शी क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि इस पे कई सारे प्रतिबिंब एक साथ बनते हैं। मतलब चीज एक ही होगी लेकिन आपको उसके बहुत सारे प्रतिबिंब दिखाई देंगे, ठीक है। कलाइडोस्कोप जब उसने बना दिया, आपको बता दिया, मैं आपको बता चुकी हूँ कलाइडोस्कोप क्या होता है, ठीक है। श्वेत का प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो श्वेत होता है या रंगीन होता है। यहाँ से वो आपको कह रहा है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो कैसा होता है। अब वो कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। आपने ये भी सीखा होगा कि इसमें 7 रंग होते हैं, ठीक है। आपने उसमें पढ़ा है, बुक में पढ़ा है आपके कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, है ना। तो इंद्रधनुष में 7 रंग जरूर होते हैं, लेकिन जब उन 7 रंगों को मिला दिया जाता है तो वो मिलाकर श्वेत रंग बनाते हैं, इसलिए सूर्य के रंग को श्वेत रंग माना जाता है। अब यहाँ पर आपकी आ जाती है नेत्रों की संरचना कैसी है। तो हम नेत्रों की संरचना का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है आपको चैप्टर जितना मैंने पढ़ाया उतना समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम आपकी क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब